नमस्कार सभी को, चैनल पर सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में विस्तार से बात होगी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध पर, जिसका शीर्षक है भारतवर्ष की सांस्कृतिक समस्या। इस वीडियो के माध्यम से आपको इस निबंध का सारांश पता चलेगा, इसका प्रतिपाद्य पता चलेगा, साथ ही साथ इसकी जो भाषागत विशेषताएं हैं या फिर शिल्पगत विशेषताएं हैं उन पर भी आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। साथ ही साथ इस वीडियो के माध्यम से इस निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कहना चाह रहे हैं, इस निबंध की मूल संवेदना क्या है, उस बारे में भी आपको विस्तार से बताया जाएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं शीर्षक पर। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये निबंध है भारतवर्ष की सांस्कृतिक समस्या। अब आप यहाँ पर ये जो शब्द प्रयोग हुआ है सांस्कृतिक, यानी इसकी जाहिर सी बात है जो धर्म के नाम पर लड़ाइयाँ हो रही हैं, जाति के नाम पर, यानी हमारी जो संस्कृति है, कल्चरल हेरिटेज है, उसमें जो समस्याएं व्याप्त हैं उसको रेखांकित किया है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, और उनसे कैसे बचा जा सकता है या फिर उन समस्याओं को कैसे सुलझाया जा सकता है, इस पर भी उपाय सुझाते चलते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो जन्म है सन 1907 में हुआ था और 1979 में इनकी मृत्यु हुई थी। हिंदी जगत में ओजस्वी विद्वान, कुशल संपादक, क्योंकि इन्होंने संपादन कार्य भी किया है, और भाषा शिल्पी। इनके निबंध संग्रह जो अन्य आपको याद रखने चाहिए, एक तो अशोक के फूल है ही सबसे महत्वपूर्ण निबंध संग्रह, जो कि मैंने हाईलाइट किया है क्योंकि ये जो निबंध है भारतवर्ष की सांस्कृतिक समस्या, ये अशोक के फूल निबंध संग्रह में ही संकलित है। तो जब आप इसका संदर्भ लिखेंगे तो आप कुछ इस तरह से बताएंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत निबंध संग्रह अशोक के फूल से संकलित है। तो इस तरह से आप इसका संदर्भ लिखेंगे जब आपसे सप्रसंग व्याख्या पूछी जाएगी। इनका अन्य निबंध संग्रह है कल्पलता, कालिदास की ललित योजना, मृत्युंजय, रविंद्र। इस तरह से ये उनके कुछ अन्य महत्वपूर्ण निबंध संग्रह हैं जो आपको याद रखने चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निबंधकार, उपन्यासकार, क्योंकि इन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं, निबंध भी लिखे हैं, आलोचनाएं यानी समीक्षाएं भी लिखी हैं, और शोधकर्ता के रूप में हिंदी साहित्य जगत में द्विवेदी जी विख्यात हैं, यानी कि प्रसिद्ध हैं। इनके साहित्य में विषयों की विविधता, लोक संग्रह की भावना, मानवता, भारतीय संस्कृति के प्रति अनुराग तथा गांधीवाद का प्रभाव दिखाई देता है। ये चीज़ आप अंडरलाइन कर लीजिएगा कि इनके साहित्य में गांधीवाद का प्रभाव दिखाई देता है। इनका वास्तविक साहित्यकार रूप इनके निबंधों में दिखाई देता है। इन्होंने आलोचनात्मक, विचारात्मक, सांस्कृतिक साहित्य, वैचारिक, गवेषणात्मक आदि सभी प्रकार के निबंध लिखे हैं। ये इनके निबंध, जब आप इनकी निबंध शैली अगर आपसे पूछी जाएगी तो ये उसी बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि इन्होंने आलोचनात्मक, विचारात्मक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, वैचारिक, गवेषणात्मक आदि लगभग सभी प्रकार के जितनी भी निबंध की श्रेणी हो सकती हैं, जितने भी विषय निबंध में कवर किए जा सकते हैं, वो इन्होंने अपने निबंध संग्रहों में किए हैं। कठिन विषय को भी वे सरलता से व्यक्त कर देते हैं। ये इनके लेखन कार्य की जो अनूठी क्षमता है, क्रिएटिविटी है, वो आपको इनके निबंधों से पता चलती है कि बहुत ही सरल भाषा में चीज़ों को रेखांकित कर देते हैं। जो देश में व्याप्त समस्याएं हैं उनको बताते चलते हैं। इसलिए इनके निबंध कभी भी नीरस नहीं होते, यानी पाठक को रुचिकर ही लगते हैं, पाठक के लिए उबाऊ कभी नहीं होते हैं। आगे बढ़े तो लालित्य बोध इनके निबंधों की प्रमुख विशेषता है। ये चीज़ आप नोट डाउन करते चलिए, क्योंकि अगर इनकी निबंध शैली आपसे पूछी जाएगी तो आपको ये सारी चीज़ें रेखांकित करनी होंगी जब इनकी निबंध शैली आपसे पूछी जाएगी प्रश्न पत्र में। तो आप ये चीज़ें चाहे तो पॉइंटर्स के माध्यम से नोट डाउन कर लीजिए, या अगर आप कहेंगे तो मैं इसका PDF भी आपको प्रोवाइड करा दूंगी। इनके निबंधों का लालित्य बोध इनके निबंधों की प्रमुख विशेषता है। आगे बढ़े तो द्विवेदी जी के निबंधों की भाषा में तत्सम शब्दों की प्रधानता होते हुए भी सरलता, सहजता और सुबोधता का गुण व्याप्त होता है। वाक्यों के बीच में संस्कृत वाक्यखंड, श्लोक, सूक्तियाँ भाषा को रोचक बना देती हैं। द्विवेदी जी के संपूर्ण निबंध हिंदी साहित्य जगत की अमूल्य भेंट हैं। तो ये कुछ पॉइंटर्स जो मैंने अंडरलाइन कर दिए हैं, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे बढ़ें तो अब निबंध पर आ जाते हैं। इसके प्रतिपाद्य या फिर मूल संवेदना, जो कि सारांश भी आपको पता चल जाएगा, वो पढ़ लेते हैं।
तो द्विवेदी जी ने भारतीय जनता की विविध साधनाओं की सुंदर परिणति को भारतीय संस्कृति माना है। इस निबंध में वे संस्कृति को यानी जो कल्चर है वो किसी भी देश या जाति विशेष का नहीं मानते, बल्कि एक सामान्य मानव संस्कृति की कल्पना विश्व मानव समुदाय के आधार पर करते हैं। भारतवर्ष के समान ही उसका इतिहास भी पुराना है और सबसे पुराना साहित्य आर्यों का है। आर्यों के बाद अनेकों जातियां आईं और एक दूसरे से प्रभावित हुई। वास्तव में मानव को कल्याण मार्ग की ओर ले जाना अपनी समस्या है। समय समय पर विभिन्न प्रभावों से हमारी संस्कृति के समक्ष अनेकों समस्याएं आई हैं जो किसी काल विशेष में प्रमुख रही ही हैं। जाहिर सी बात है, किसी न किसी काल में अगर आप पीछे मुड़कर देखेंगे इतिहास ग्रंथों में तो आपको दिखेगा हर किसी काल में कोई ना कोई समस्या जरूर व्याप्त रही है। समय समय पर विभिन्न प्रभावों से हमारी संस्कृति के समक्ष अनेक समस्याएं आई हैं जो किसी काल विशेष में प्रमुख रही हैं, लेकिन समय के साथ वो समस्याएं नष्ट भी हो गई हैं, यानी उन पर विजय पा ली गई है और उसी बीच हमारी संस्कृति पनपती रही, जिंदा रही है, यानी संस्कृति हमारी मरी नहीं है। तो ये जो समस्याएं आज के दौर में व्याप्त हैं वो भी एक समय आने पर खत्म हो जाएंगी। आगे बढ़े तो नवजागरण के अंतिम दौर में द्विवेदी जी सांस्कृतिक चिंतन कर रहे हैं। जब पूर्व और पश्चिम की संस्कृतियों में टकराहट थी, जिसमें कुछ लोग पूर्वाभिमुख हो गए यानी पूर्व संस्कृति की ओर में चले गए और कुछ पश्चिम संस्कृति की ओर यानी पाश्चात्यकरण जो चल रहा था उसकी तरफ विमुख हो गए। तो पूर्वाभिमुख वालों ने भारतीय संस्कृति को विश्व की श्रेष्ठ संस्कृति कहा, वहीं पश्चिमोन्मुख वालों ने भारतीय संस्कृति को सबसे हीन माना। तो आप ऐसे यहाँ पर एक चाहे तो ऐसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि दोनों में क्या अंतर रहा। ऐसे आप एक चार्ट बना के कि एक तरफ आप लिखेंगे पूर्वाभिमुख और एक तरफ लिखेंगे जो पश्चिमीकरण की सभ्यता को फॉलो कर रहे थे। किस तरह से पूर्वाभिमुख संस्कृति की तरफ जो गए उन्होंने भारत की संस्कृति को सर्वश्रेष्ठ माना और वहीं जो पश्चिमोन्मुख हो गए थे उन्होंने इसको हीन माना। द्विवेदी जी की सांस्कृतिक दृष्टि विश्व दृष्टि पर आधारित थी, जिसका परिप्रेक्ष्य मासल भारत था। आगे बढ़े तो संस्कृति की 3 विशेषताएं बताई हैं द्विवेदी जी ने। इसको मैंने यहाँ पर हाईलाइट भी कर दिया है और पॉइंटर्स के माध्यम से लिख दिया। कौन कौन सी विशेषताएं? पहला है साधनाओं की परिणति, दूसरा है विरोधहीन वस्तु और तीसरा है सामंजस्य स्थापित करने वाली, यानी विरोधों में सामंजस्य। जाहिर सी बात है, जो हमारा भारतवर्ष है, भारत देश है, इसमें हर आधार पर सामंजस्य स्थापित संस्कृति जो है हमारी, वो हर आधार पर विरोधों में सामंजस्य स्थापित करने की बात करती है। फिर चाहे वो धर्म के आधार पर हो, क्योंकि हमारा देश धर्म निरपेक्ष है, किसी भी तरह के वर्ण भेद को फॉलो नहीं करता है, तो सामंजस्य स्थापित करने की बात जो है रेखांकित हो जाती है। आगे बढ़ो तो द्विवेदी जी ने प्राचीन काल से चली आ रही सांस्कृतिक भारतीयता को भारतीय संस्कृति का आधार माना। भारत में संस्कृति के कई सार हैं जो एक दूसरे से भिन्न भी हैं। उसे मुसलमानों के आने से पहले देश में विविध विश्वास और आचार विचार के कारण विभिन्न प्रचार के धर्म मन प्रचलित थे या धर्म मत प्रचलित थे। यहाँ पर होगा धर्म मत प्रचलित थे। मध्य युग में भारतीय जनसमूह 2 भागों हिंदू और मुसलमान में विभाजित था। मुसलमान के आगमन और मुस्लिम धर्म के प्रचार होने पर भारतीय समाज में विषमता फैल गई। धर्म के नाम पर देश बंटने लगा, जो कहीं ना कहीं आज भी आप देश में ये चीज़ देख पा रहे होंगे। तो ये निबंध आज के युग में भी इसीलिए प्रासंगिक बन जाता है। द्विवेदी जी ने उस दर्द को सही कहा जिसमें व्यक्तिगत लाभ हानि की अपेक्षा सामाजिक मंगल का भाव प्रधान हो। यानी अगर आप कोई दर्द से जूझ रहे हैं, कष्ट से जूझ रहे हैं, लेकिन अगर उसमें सामाजिक मंगल की भावना है तो फिर वो जो कष्ट है वो उसे गलत नहीं ठहराते हैं। यानी एक समय पर आकर आप उस कष्ट से निजात पा जाएंगे और कहीं ना कहीं आपका जो वो स्थिति थी वो समाज के लिए हितकर हो रही है, तो उसको गलत नहीं कह रहे हैं ये। आगे बढ़े तो द्विवेदी जी ने 3 तरह से हिंदू मुस्लिम मिलन का संघ गान पाया है। एक मार्ग संत और विद्वजनों का था, दूसरा नितांत लौकिक था, तीसरा जहाँ हिंदू मुसलमान संकोच और सिसक छोड़कर मिले हैं, यह क्षेत्र विज्ञान का है जहाँ अलगाव का भाव एकदम लुप्त हो जाता है। तो 3 तरह से आप यहाँ पर
चाहे तो पॉइंटर्स के माध्यम से भी लिख सकते हैं कि द्विवेदी जी बताते हैं किस तरह से जो हिंदू और मुस्लिम के बीच जो विषमता है उसको ख़त्म किया जा सकता है। पहला तो बताते हैं द्विवेदी जी कि हिंदू मुस्लिम मिलन संघ बन जाए। दूसरा कह रहे हैं कि नितांत लौकिक है, यानी लौकिक आधार पर जुड़ जाएं हिंदू मुस्लिम, विषमता का भाव इनमें न रहे। तीसरा है जहां हिंदू मुस्लिम संकोच और सिसक छोड़कर मिलें। ये क्षेत्र कहाँ का है? विज्ञान आदि का तकनीकी क्षेत्र है। तो ये चीज़ें आप पॉइंटर्स बना के नोट डाउन कर लीजिएगा। मनुष्य का सामूहिक कल्याण ही हमारा लक्ष्य हो सकता है, जिसने मनुष्य को दासता यानी किसी का दासी होना, दास प्रथा जो चल रही थी उसको यहाँ पर ये शब्द निरूपित कर रहा है। तो मनुष्य को दासता से निकालकर स्वार्थ से ऊपर उठाकर सहयोगिता के बंधन में बांधा जाए, तभी हमारी संस्कृति की समस्या दूर हो सकती है। यानी जो हमारे मानसिक रूप से हमारी जो मतलब जाहिर सी बात है मन में जो नेगेटिविटी है, दूसरे के प्रति विरोध भाव है, उसको ख़त्म करना होगा, तभी जो हमारी ये सांस्कृतिक समस्या है वो दूर होगी। आगे बढ़े तो भारतवर्ष की सांस्कृतिक समस्या एक कालजयी निबंध है, यानी जो विभिन्न कालों तक प्रासंगिक रहता है, जीवित रहता है, जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना तब था जब ये लिखा गया था। ये केवल एक साहित्यिक रचना नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक दस्तावेज है जो हमें हमारी जड़ों, कमजोरियों और संभावनाओं की ओर सजग करता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की विद्वता, दृष्टिकोण की व्यापकता और भाषा की शक्ति इस निबंध को हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि बना देता है। यह निबंध न केवल सांस्कृतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि इसके माध्यम से लेखक भारतीय समाज, इतिहास और संस्कृति की गहराइयों में जाकर विचार करने को विवश करते हैं पाठक वर्ग को। यह निबंध भारतीय संस्कृति की जटिलताओं और उसके समक्ष उपस्थित समस्याओं पर गहन चिंतन करता है। द्विवेदी जी भारतीय संस्कृति को स्थिर न मानकर एक जीवंत और सतत विकासशील प्रक्रिया, यानी जो निरंतर चलती रहे, सतत का अर्थ होता है निरंतर, कंटिन्यूएशन में जो चीज़ होए उसको कहते हैं सतत। तो ये जो प्रक्रिया है सतत प्रक्रिया है। द्विवेदी जी दिखाते हैं कि भारत की सांस्कृतिक समस्या केवल बाहरी प्रभावों से उत्पन्न नहीं हुई बल्कि ये हमारे अंतर विरोधों से भी कहीं ना कहीं उपजी है। तो हमें अपने जो मतभेद हैं उनको पहले बदलना होगा। जब हम अपने मतों से एक हो जाएंगे यानी अंतर विरोध समाप्त हो जाएगा तो जो बाहरी कारण है वो आपरूप समाप्त हो जाएंगे। द्विवेदी जी का दृष्टिकोण ऐतिहासिक है। वे प्राचीन भारत की सांस्कृतिक धारा की चर्चा करते हुए यह स्पष्ट करते हैं कि भारतीय संस्कृति समय समय पर विभिन्न बाह्य प्रभावों से टकराती रही है, लेकिन हर बार उसने अपने भीतर समावेश की शक्ति के बल से स्वयं को नया रूप दिया है। यानी सांस्कृतिक समस्याएं एक ना एक समय पर आकर खत्म हो जाती हैं। वैदिक युग हो, चाहे बौद्ध काल हो या मुस्लिम काल हो या अंग्रेजी शासन की सांस्कृतिक चुनौतियों का काल हो, तो इन सब समय में ये जो समस्याएं रही हैं, लेकिन भारत की जो सांस्कृतिक धरोहर है, संस्कृति है, उसके भीतर समावेश की शक्ति का बल है, जिसके चलते वो हर एक समस्या से जूझ जाती है और स्वयं को एक नया रूप देने की क्षमता रखती है। आगे बढ़े तो द्विवेदी जी की सबसे बड़ी विशेषता उनकी मौलिक दृष्टि है। वे परंपरा के अंध समर्थन में नहीं जाते, न ही आधुनिकता को बिना आलोचना के अपनाते हैं, यानी दोनों का सामंजस्य, परंपरा और आधुनिकता। वे संस्कृति को गतिशील मानते हैं और सांस्कृतिक पुनर्निर्माण के लिए विवेकपूर्ण परिवर्तन के पक्षधर हैं। उनका दृष्टिकोण न तो रूढ़िवादी है और न ही अति प्रगतिशील, बल्कि संतुलित और यथार्थपरक दृष्टिकोण है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। यानी विरोधों में सामंजस्य की यहाँ पर बात हो रही है। चाहे तो आप इसको हेडिंग भी दे सकते हैं कि विरोधों में सामंजस्य की बात इस तरह से करते हुए नजर आते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। भाषा और शैली पर बात कर लें तो द्विवेदी जी की भाषा विद्वत्तापूर्ण होते हुए भी भावपूर्ण और प्रवाहमयी है, यानी प्रवाह रहता है उसमें, एक प्रवाह से चलती है। ऐसा नहीं लगता है कि कहीं पर उतार चढ़ाव है कि पाठक बोझिल महसूस करने लगे शब्दों को, ऐसा नहीं होता है। सांस्कृतिक हिंदी का प्रयोग उन्होंने जिस आत्मीयता और संतुलन से किया है वह निबंध को गंभीरता प्रदान करता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी तर्क और भावना दोनों में संतुलन साधते हैं, साथ ही उनके वाक्य संरचना में विचारों की स्पष्टता और गहराई स्पष्ट रूप से पाठक को दिखाई दे जाती है। तो यहाँ पर आपसे भाषा शैली की भी बात कर ली गई है।
अभी भी अगर कोई डाउट या क्वेरी रहती है तो आप मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं समय रहते आपके समक्ष एक नया वीडियो अपलोड कर दूं, ताकि आपकी हर तरह की डाउट और क्वेरी ख़त्म होती रहे। बाकी अगर अन्य निबंध जो कि शुक्ल जी का निबंध है, या फिर हरिशंकर परसाई जी के जो निबंध हैं, या फिर सरदार पूर्ण सिंह जी का जो निबंध है आपके सिलेबस से रिलेटेड, उन पर विस्तार से चर्चा हो चुकी है। बहुत ही बेहतर तरीके से आपको नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं, साथ ही बहुत ही तरीके से आपको चीज़ें उसमें समझाई गई हैं। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और चाहें तो आप प्लेलिस्ट चैनल पर हर सब्जेक्ट की बना दी गई हैं। आपको चीज़ें ढूंढने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी, तो एक बार चैनल ज़रूर विज़िट करें। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो कोई भी टॉपिक अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप यूट्यूब पर जाकर टॉपिक सर्च करें, साथ में मेरे चैनल का नाम डाल दें या फिर मेरा नाम डाल दें, तो फिर आपको वो टॉपिक पे वेस्ट वीडियो और वेस्ट नोट्स के साथ में चीज़ें मिल जाएंगी। और अगर कोई भी टॉपिक अगर आप नहीं खोज पा रहे हैं तो आप मुझे बता दें, मैं उस पर नया वीडियो लेकर आपके समक्ष उपस्थित हो जाऊंगी, ताकि आपकी चीज़ें, आपके डाउट्स समय से हल होते रहे और आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर पाएँ। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने साथियों को भी चैनल से जोड़ें ताकि उनकी भी कुछ मदद हो सके। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।